सो डालना बेटा हेडिंग चैप्टर 9 ब्राउनियन मोशन एंड मार्टिंगेल्स। दो पार्ट्स में चैप्टर को डिवाइड करा गया। आज की पूरी क्लास हमारी डेडिकेटेड होगी ब्राउनियन मोशन को, और नेक्स्ट क्लास में हम पे कवर करेंगे चल के मार्टिंगेल्स को। अभी तक जितना भी CM2 में हमने करिकुलम कवर करा है वो सारा इंडिपेंडेंट है इस चैप्टर से। एक तरह से आप बोल सकते हो एक सेपरेट सेक्शन ही शुरू करने जा रहे हैं CM2 का। सिर्फ एक ही चीज़ है जो हम अज्यूम करके चलेंगे, पहले से अपने को आनी चाहिए, दैट इज द नॉलेज ऑफ बेटा स्टोकास्टिक प्रोसेस। हमें स्टोकास्टिक प्रोसेसेस के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। तो जस्ट इन केस आपने CS2 पहले नहीं पढ़ा है तो एक रिवीजन वीडियो जो है वो आपको मिल गया होगा, जहाँ पे मैंने स्टोकास्टिक प्रोसेस के जितने भी कॉन्सेप्ट ज़रूरी हैं यहाँ पे उन सबको वहाँ पे रिवाइज करवा दिया है। तो जब हम वहाँ पे स्टोकास्टिक प्रोसेस पढ़ते थे तो हमने बोला हम फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन में 4 कैटेगरीज में किसी भी स्टोकास्टिक प्रोसेस को डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी 4 टाइप में से एक टाइप का आपका स्टोकास्टिक प्रोसेस हो सकता है। या तो आपका स्टोकास्टिक प्रोसेस ऐसा होगा जिसका स्टेट स्पेस एंड टाइम डोमेन दोनों ही चीज़ें क्या रहें आपकी डिस्क्रीट रहे, या फिर आपका स्टोकास्टिक प्रोसेस ऐसा होगा जिसका स्टेट स्पेस डिस्क्रीट रहे और टाइम डोमेन क्या हो जाए आपका कंटिन्यूस बन जाए, या फिर स्टेट स्पेस टाइम डोमेन दोनों ही क्या रहे कंटिन्यूस रहे, या स्टेट स्पेस आपका कंटिन्यूस रहे और टाइम डोमेन आपका डिस्क्रीट रहे। तो CS2 के अंदर ये कैटेगरी पढ़ाई दी जाती थी आपको मार्कोव चेन में या फिर बोले रैंडम वॉक में। क्योंकि रैंडम वॉक का मैं डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर में भी रैंडम वॉक आपके सामने आएगा। सो रैंडम वॉक वाज एन एग्जांपल ऑफ अ स्टोकास्टिक प्रोसेस जिसका स्टेट स्पेस भी डिस्क्रीट था, इवन टाइम डोमेन भी क्या था उसका डिस्क्रीट था। इस तरह के स्टोकास्टिक प्रोसेस को CS2 में मार्कोव जंप में पढ़ाया जाता है, और इसको हम पढ़ते थे वहां पे टाइम सीरीज के अंदर। एक चीज जो हमने नहीं पढ़ी होती है वो इस तरह के स्टोकास्टिक प्रोसेसेस हैं जो टाइम डोमेन और जिनका स्टेट स्पेस दोनों ही चीजें क्या होती हैं अपनी कंटिन्यूस होती हैं, एंड ब्राउनियन मोशन उसी का एक एग्जांपल है। तो ब्राउनियन मोशन इज अ स्टोकास्टिक प्रोसेस जिसका स्टेट स्पेस भी कंटिन्यूस होगा, इवन टाइम डोमेन भी क्या होगा आपका कंटिन्यूस होगा। आगे चल के मैं एक चीज और बताऊंगा ब्राउनियन मोशन के बारे में कि ब्राउनियन मोशन इज नथिंग बट द कंटिन्यूस वर्जन ऑफ रैंडम वॉक। कि रैंडम वॉक में जहां आपका स्टेट स्पेस और टाइम डोमेन दोनों डिस्क्रीट होते थे, अगर उनको मैं कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर दूं तो जो प्रोसेस मुझे मिलता है दैट इज द ब्राउनियन मोशन। वो मैं आपको भी विजुलाइज कराऊंगा आगे चल के। बट उससे पहले किसी भी स्टोकास्टिक प्रोसेस का स्टेट स्पेस कंटिन्यूस है तो उसका क्या मीनिंग होता है, उसका टाइम डोमेन कंटिन्यूस है तो उसका क्या मीनिंग होता है, मैं वो चीज सबसे पहले कवर कर दे रहा हूँ। तो अगर मेरा स्टोकास्टिक प्रोसेस ऐसा है सही जिसका स्टेट स्पेस अभी डिस्क्रीट है, मैं ये मान के चलता हूँ, तो डिस्क्रीट स्टेट टाइम डोमेन का क्या मतलब है कि मैं उस प्रोसेस की वैल्यूज को एक रेगुलर इंटरवल पे ऑब्जर्व कर रहा हूँगा। कि अगर मैं इसके लिए टाइम डोमेन डिफाइन करूं तो दैट इज 0 1 2 3 सो ऑन, इस तरीके से मेरा सेट डिफाइन होगा टाइम डोमेन का। अब जब हम ये बोलते हैं कि मैंने अपने टाइम डोमेन को कंटिन्यूस बनाना है, तो किसी भी टाइम डोमेन को कंटिन्यूस बनाने का सीधा मतलब है कि आप टाइम का बहुत फाइन या छोटे छोटे पार्टीशंस क्रिएट कर देते हो। व्हाट आई मीन टू से इज कि जिस तरह से इस प्रोसेस में से ये एक टाइम यूनिट के बाद ही आपको स्पेसिफिकली वैल्यूज आप ऑब्जर्व कर रहे थे, यहां पर हो सकता है कि आप उसी वन टाइम यूनिट के अंदर भी मल्टीपल टाइम्स प्रोसेस की वैल्यू ऑब्जर्व करो। कि यहाँ पर यहाँ तक में हम दो ही ऑब्जर्वेशन देख रहे थे, एक टाइम 0 पर और एक टाइम 1 पर। यहाँ पे 0 पे देखेंगे, h पे देखेंगे, 2h पे देखेंगे, 3h पे देखेंगे, एंड सो ऑन कहाँ पे देखेंगे जाके 1 पे। यानी मैंने टाइम का बहुत ही छोटा छोटे पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, और h एक ऐसा नंबर है विच इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू क्या आपका 0। तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक तरह से मैं हर नेक्स्ट मोमेंट में प्रोसेस की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ अगर जाके, तो टाइम डोमेन क्या होगा मेरा कंटिन्यूस कहलाएगा। इसको मैथमेटिकली कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ देख सकते हो आप, 0 से इन्फिनिटी का एक सेट, ओपन सेट है 0 से इन्फिनिटी का, कि ऑलमोस्ट हर पॉसिबल वैल्यू टाइम की वैल्यू पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोसेस की वैल्यू को अगर ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो टाइम डोमेन कैसा होगा मेरा कंटिन्यूस होगा। सिमिलरली स्टेट स्पेस को कंटिन्यूस बनाने का क्या मीनिंग है, तो हमने बोला जैसे जैसे हम टाइम का फाइन पार्टीशन करते जा रहे हैं वैसे वैसे जो वैल्यूज में ऑब्जर्व कर रहा हूं उनका भी फाइन पार्टीशन होता चला जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिखा ADU1, CM1 से मैं एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या, मैं 1 रुपए की पेमेंट करूंगा, सीधा एक बार में 1 रुपए की पेमेंट कर दूंगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो इसका मीनिंग क्या है कि अब पूरे साल में मैं 1 ही रुपए की पेमेंट करने वाला हूं, लेकिन उस 1 रुपए की पेमेंट को मैंने डिवाइड कर दिया कैसे, 52 टाइम्स में, कि हर टाइम पीरियड पे आई विल बी पेइंग 1/52।
तो हमने क्या बोला, जो 1 रुपया था उसका हमने फाइन पार्टीशन 1/52 1/52 1/52 ऐसे क्रिएट कर दिया। सिमिलरली अगर मैं इसको 52 लिखने की बजाय 365 लिख दूं, तो अब जो फाइन पार्टीशन उस 1 रुपए का बनेगा दैट इज 1/365 एंड सो ऑन, ऐसे चलने वाला है, चलता है। एंड फाइनली एक चीज अगर देखें तो वहां पे एक चीज और पढ़ते थे आप, ए बार एन, और फॉर्मूला क्या होता था उसका, 0 से लेकर एन वीटी dt। ये असली चीज है जो कंटिन्यूस है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, उस 1 रुपए के जो फाइन पार्टीशन है वो क्या है, dt dt, कि हर टाइम पीरियड पे मैं कितने की पेमेंट कर रहा हूँ, dt की पेमेंट कर रहा हूँ, और dt इतना छोटा नंबर है कि इट इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू क्या आपका 0। तो दिस इज व्हाट आई मीन बाय जब मैं कहता हूँ कि मैंने अपने स्टेट स्पेस के फाइन पार्टीशंस कर दिए, या मैंने टाइम डोमेन के क्या कर दिए, फाइन पार्टीशंस कर दिए। तो अगर मेरा स्टेट स्पेस भी क्या है, कंटिन्यूस है, टाइम डोमेन भी क्या है आपका, कंटिन्यूस है, तो जो प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे उसका एग्जांपल में दैट इज अ ब्राउनियन मोशन। ये चीज आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। तो फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन से हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक बता दिए कि स्टेट स्पेस को कंटिन्यूस मानना है और टाइम डोमेन को भी क्या मानना है, आपको कंटिन्यूस मानना है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर, बट उससे पहले छोटी सी चीज और मैं आपके लिए कवर कर दूं, दैट इज हिस्ट्री, कि ब्राउनियन मोशन आया कहां से। बुक में 4 लाइन के अंदर समझाया हुआ है, फटाफट से वो कवर कर दे रहा हूं। पहली बात, जो नाम पड़ा ब्राउनियन मोशन, वो नाम पड़ा बेटा रॉबर्ट ब्राउन करके जो बायोलॉजिस्ट थे उनके नाम के ऊपर, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इस पैटर्न को ऑब्जर्व करा था। उन्होंने क्या देखा, एक अगर मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रीम ऑफ वाटर चल रही थी और उसमें उन्होंने एक पोलन ग्रेन को छोड़ दिया, तो जब उस पोलन ग्रेन के मूवमेंट को उन्होंने ऑब्जर्व करा तो एक जिगजैग मूवमेंट उनको देखने को मिला वहां पे, कि इस तरह का मूवमेंट में वो क्या कर रहा था, फ्लो कर रहा था। मैं तो उतना नीटली नहीं ड्रॉ कर पा रहा हूँ, मैं बुक से आपको और शो कर देता हूँ एक चीज, कि उस पोलन ग्रेन के मूवमेंट को जब उन्होंने ऑब्जर्व करा तो वो कुछ इस तरीके के मूवमेंट में फ्लो कर रहा था पानी के अंदर। हालांकि वो उसको कभी भी मैथमेटिकली फॉर्मुलेट नहीं कर पाए, और फिर आगे लोगों ने इसको कैरी फॉरवर्ड किया। तो सबसे पहले जिन्होंने इसको यूज करके मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करने की कोशिश करी वो थे बेटा आपके लुइस बैचलियर। इन्होंने 1895 के अंदर थ्योरी ऑफ स्पेकुलेशन के ऊपर अपनी थीसिस लिखी, और उनका ये मानना था कि जो उनकी थीसिस का एक आर्ग्यूमेंट था कि एट अ गिवन इंस्टेंट द मार्केट बिलीव्स नाइदर इन अ राइज नॉर इन अ फॉल ऑफ द ट्रू प्राइस, यानी स्पेकुलेशन क्या मान के चलते हैं, मैथमेटिकली 0। हालांकि और उन्होंने ये बोला कि हिज इनोवेशन वाज टू कंसीडर द वॉक टू बी कंटिन्यूअस रादर देन डिस्क्रीट टाइम रैंडम वॉक, दिस इज एनालॉगस टू मूविंग फ्रॉम बाइनोमियल टू नॉर्मल, कि अगर हम अपने जो रैंडम वॉक का डिस्क्रीट वर्जन था उसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर दें तो वो क्या बना दिखाई देगा आपको, उसी तरह के मूवमेंट दिखाई देंगे जो पोलन ग्रेन उस पानी के अंदर छोड़ने के बाद दिखाई देते थे। इस चीज को मैं आपको अभी शो कर देता हूँ। तो ये पाइथन के थ्रू सिमुलेट करी गई चीजें हैं कि अगर मैं एक टाइम पीरियड में मल्टीपल स्टेप्स बना दूं, आपको ऊपर काउंटर देखते चलना है कि अब मैं फाइन पार्टीशन करते जा रहा हूं टाइम का। यहाँ पे अगर आप एक्स एक्सिस पे देखो तो वो 0 से 1 ही जा रहा है, लेकिन अब मैं अगर उसी 0 से 1 के बीच में 1000 से ज्यादा वैल्यूज को ऑब्जर्व करता हूं तो रैंडम वॉक का जो ग्राफ था वो अब किसकी तरह दिखाई देने लगा आपको, ब्राउनियन मोशन की तरह काम कर रहा है। कि जैसे जैसे टाइम का फाइन पार्टीशन हम करते जा रहे हैं, ये रैंडम वॉकिंग, इसलिए पाइथन के थ्रू मैं सिमुलेशन आपको शो कर रहा हूँ। इनिशियली आप देखोगे तो डिस्क्रीट आपको ऐसे रेक्टेंगल्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हम स्टेप्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं इसके अंदर, तो हम क्या देख रहे हैं सिमुलेशन में कि वो कन्वर्ट होता जा रहा है ब्राउनियन मोशन के जैसे ग्राफ के अंदर। तो ये चीज बैचलर की स्टडीज में देखने को मिली थी जिन्होंने बोली। अब हालांकि उन्होंने बोला कि वो भी मैथमेटिकली इस पाथ को फॉर्मुलेट नहीं कर पाए, तो उसके कुछ टाइम बाद 1903-1904 के बीच में आइंस्टाइन यूज अ सिमिलर मॉडल टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड, लेकिन आइंस्टाइन आल्सो फेल टू डिफाइन द पाथ ही वाज वर्किंग विद, वो भी मैथमेटिकली इस पाथ को फॉर्मुलेट नहीं कर पाए थे। However, since the paper was used as evidence that atoms existed, it became important in physics that the paths were rigorously defined. फिजिक्स बोले कि इट इज नाउ हमें बहुत जरूरत है कि हम इसकी चीज को क्या करें, मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करें इस पाथ को। तो 1921 के अंदर नॉर्बर्ट वीनर नाम के मैथमेटिशियन ने फाइनली इसको मैथमेटिकली क्या करा, फॉर्मुलेट करा जाके, और उन्हीं के नाम पे आप क्या बोलते हो, या तो ब्राउनियन मोशन बोलेंगे या वीनर प्रोसेस बोलेंगे चैप्टर के अंदर। तो जब फिजिसिस्ट इस प्रोसेस को यूज करते हैं तो वो नाम देते हैं इसको ब्राउनियन मोशन, जबकि जब मैथमेटिशियंस इसको यूज करते हैं अपनी स्टडीज के लिए तो वो नाम देते हैं इसको क्या, अपना वीनर प्रोसेस। दोनों एक ही चीज है। तो आगे चल के चैप्टर में कहीं मैं वीनर प्रोसेस बोलूं या कहीं मैं ब्राउनियन मोशन बोलूं तो आई मीन द सेम थिंग, ये आपको समझनी है। तो दिस इज द हिस्ट्री किस तरह से आपका ब्राउनियन मोशन बन के आया। बैचलर्स की जो स्टडी है, जो आपकी मैथमेटिकली उन्होंने कोशिश करी थी,
वो बुक में डिस्कस नहीं है, मैं कोशिश करूंगा क्लास में आपको आगे कवर कर दूं, हालांकि एग्जाम के लिए वो रिक्वायर्ड होगी नहीं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हेडिंग डाल लेना पहली चैप्टर की, स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन। स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन। आगे चल के चैप्टर में अगर मैं कहीं एसबीएम लिख रहा हूं तो आई मीन क्या, स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन, या फिर हम इसको क्या नाम देंगे, वीनर प्रोसेस, या फिर क्या नाम देंगे हम इसको, वीनर प्रोसेस। दोनों का मीनिंग क्या है, एग्जैक्टली सेम है। सो किसी भी स्टोकेस्टिक प्रोसेस को अगर मैं बोलना चाहता हूं कि वो स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन बने, तो उसको 5 प्रॉपर्टीज को क्या करना पड़ेगा, हमेशा सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो कोई भी स्टोकेस्टिक प्रोसेस जो 5 प्रॉपर्टीज मैं अब दूंगा, अगर उनको सेटिस्फाई कर देता है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज एन एग्जाम, दैट इज एक्चुअली अ ब्राउनियन मोशन। तो लिखना, अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस डब्ल्यू टी, और यहाँ पे टी को मैं मान के चल रहा हूँ टी इज अ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं फिक्स्ड वैल्यूज टी को नहीं दे रहा हूँ, टी कैन टेक एनी पॉजिटिव वैल्यू इंक्लूडिंग क्या, 0, is a Wiener process or Brownian motion if पहली कंडीशन। तो पहली कंडीशन ये है कि W0 शुड बी इक्वल टू 0। W0 को क्या माना गया, दैट इज नॉट अ रैंडम वेरिएबल, उसकी वैल्यू को क्या फिक्स कर दिया जाएगा, आपका 0 फिक्स कर दिया जाएगा। एक और चीज क्लियर कर दूं बेटा, कोई भी लेटर आप यूज कर सकते हो, W यूज करो, X Y Z, जो आपका मन करे वो लेटर आप यूज कर सकते हो, क्योंकि कोई भी स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है ब्राउनियन मोशन के लिए। पहले जब पुरानी बुक हुआ करती थी तब BT यूज करा जाता था, अभी आपकी बुक में WT यूज करा गया, तो मैं भी वही यूज कर रहा हूं। तो इन शॉर्ट आप जो मर्जी लेटर यूज करो, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं। सेकंड, WT हैज कंटिन्यूअस सैंपल पाथ। WT हैज कंटिन्यूअस सैंपल पाथ्स। या फिर कई बुक में आप इसको मैथमेटिकली ऐसा लिखा हुआ देखोगे कि T इज टेंडिंग टू WT, कि T इज टेंडिंग टू क्या, WT। इसका इंटरप्रिटेशन ये है मैथमेटिक्स के अंदर कि अगर T के अंदर शॉर्ट टाइम में आप चेंजेस देखोगे तो उतने ही चेंजेस आपको क्या दिखाई देगा, बहुत कम चेंज आपको WT के अंदर भी दिखाई देगा। कि फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इन T वी विल बी ऑब्जर्विंग अ वेरी स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ WT एज वेल। वो बात आप इस ग्राफ से देख सकते हो। कंटिन्यूस सैंपल वर्स को दो तरीके से पढ़ते हैं, कि एक तो ये बोले कि ग्राफ में कहीं ब्रेक नहीं आना चाहिए, एक तो ये बात है। ग्राफ में ब्रेक कब नहीं होगा, जब हम क्या बोले कि अगर हम बहुत ही छोटा सा चेंज करते हैं WT के अंदर से, यहां पे कोई वैल्यू ले लो, T के अंदर आप बहुत ही छोटा सा चेंज करते हो तो यू विल बी ऑब्जर्विंग अ वेरी स्मॉल चेंज इन WT एज वेल। और या फिर बोलो ग्राफ के अंदर कोई ब्रेक हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, तो पाथ कैसा कहलाएगा, वो आपका कंटिन्यूस सैंपल पाथ कहलाएगा। थर्ड, तो 0 लेस देन इक्वल टू एस लेस देन टी, कि एस एक छोटा टाइम है और टी क्या है, आपका एक बड़ा टाइम है। द इंक्रीमेंट WT माइनस WS इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इंक्रीमेंट अपने को याद होना चाहिए कि प्रोसेस की चेंज को ही हम क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट बोलते हैं। तो कहता क्या है कि जो इंक्रीमेंट होगा टाइम एस से टाइम टी के अंदर, एस इज पहले जो टाइम हम ऑब्जर्व करेंगे वैल्यू WS, और यहाँ पे जो वैल्यू ऑब्जर्व करेंगे WT, इस पीरियड में जो चेंज आएगा वो चेंज एक रैंडम वेरिएबल होगा। WT एक रैंडम वेरिएबल है, WS एक रैंडम वेरिएबल है, तो उनका चेंज भी क्या होगा, एक रैंडम वेरिएबल होगा। और वो रैंडम वेरिएबल जो है वो फॉलो करेगा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन with mean 0 and variance T minus S, with mean 0 and variance T minus S. This is the third property. Now fourth property, हालांकि बुक में आपकी 4 ही प्रॉपर्टी बोली है, मैं 5 बोल रहा हूं, क्योंकि जो फोर्थ प्रॉपर्टी मैं बना रहा हूं वो इसी के एक इंटरप्रिटेशन एक तरीके से, या फिर इससे हम डिड्यूस कर रहे हैं उस चीज को। हमने बोला WT माइनस WS जो रैंडम वेरिएबल है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, और उसका मीन क्या होगा 0, वेरिएंस क्या होगा T माइनस S। यानी इस रैंडम वेरिएबल की जितनी भी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो कंप्लीटली डिपेंडेंट कर रही है T माइनस एस के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंडेंट करें, T माइनस एस। व्हाट इज T माइनस एस, दैट इज एक्चुअली द टाइम लैग।
तो जब आप स्टेशनैरिटी पढ़ा करते थे तो हम क्या बोलते थे कि अगर प्रोसेस की स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज ओवर द टाइम चेंज नहीं होती हैं तो हम क्या बोलेंगे, दैट प्रोसेस इज अ स्टोकेस्टिक, सॉरी दैट इज अ स्टेशनरी प्रोसेस। यहां पर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एस से टी में प्रोसेस की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही हैं। एस से टी में डेफिनेटली प्रोसेस की स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। व्हाट आई मीन टू से इज उसके इंक्रीमेंट्स की स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी इज स्टेशनरी इंक्रीमेंट्स। फोर्थ प्रॉपर्टी इज स्टेशनरी इंक्रीमेंट्स। स्टेशनरी इंक्रीमेंट से मतलब क्या है कि जिस तरह से आपने ये बोला डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू एस फॉलो करेगा नॉर्मल टी जीरो, नॉर्मल विद मीन जीरो एंड वेरियंस टी माइनस एस। सिमिलरली अगर आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करो तो वो भी आपको सेम ही दिखाई देगा, क्योंकि टाइम लैग है जो क्या बन रहा है, मेरा वेरिएंस बन रहा है कि हमारे इंक्रीमेंट्स का जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन तो उसका क्या रहने वाला है जीरो, और वेरिएंस किसके इक्वल है, टाइम लैग के इक्वल है। तो टाइम लैग यहां भी टी माइनस एस है, टाइम लैग यहां भी क्या है आपका टी माइनस एस है। या इन शॉर्ट बोले कि हमारे इंक्रीमेंट्स की स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी, इसलिए कैसे इंक्रीमेंट्स कहला रहे हैं, वो आपके स्टेशनरी इंक्रीमेंट्स कहला रहे हैं। And fifth property, for 0 less than equal to t1 less than t2 and so on less than tn, यानी आपके पास अगर इन टाइम पीरियड्स पे आपने वैल्यू को क्या करा है, ऑब्जर्व करा है, द इंक्रीमेंट्स wt2 माइनस wt1 ये अपने आप में एक इंक्रीमेंट है, wt3 माइनस wt2 ये अपने आप में एक इंक्रीमेंट है, एंड सो ऑन wtn माइनस wtn माइनस वन ये अपने आप में इंक्रीमेंट है, आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। कि जितने भी ये इंक्रीमेंट्स वाले रैंडम वेरिएबल्स हैं, ये सारे रैंडम वेरिएबल्स कैसे हैं, आपके इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं। या फिर इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि ब्राउनियन मोशन या वीनर प्रोसेस अगर बनना है तो प्रोसेस के इंक्रीमेंट्स कैसे होने चाहिए, प्रोसेस शुड हैव इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट्स। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फॉर्मली लिखा है, आप चाहो तो एक लाइन में लिख सकते हो कि प्रोसेस के इंक्रीमेंट्स कैसे होने चाहिए, आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो जो भी स्टोकेस्टिक प्रोसेस इन 5 प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, दैट विल बी कॉल्ड योर स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन, या फिर क्या कहलाएगा, वो आपका एक वीनर प्रोसेस कहलाएगा। अब इन 5 प्रॉपर्टीज के बेसिस पे फर्दर कुछ और प्रॉपर्टीज हैं या रिजल्ट्स हैं जो हम चाहें तो बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक रिजल्ट मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, इन्हीं के बेसिस पर प्रॉपर्टी नंबर आपको देखने जाके 3, इस प्रॉपर्टी नंबर 3 के बेसिस पर आप एक रिजल्ट यहां से और डिड्यूस कर सकते हो। जब हमने इसको डिफाइन करा तो हमने इंक्रीमेंट्स की प्रॉपर्टी डिफाइन करी है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है, और ये बात आपको CS2 से या जो रिवीजन वाली क्लास है वहां से याद आनी चाहिए कि हम इंक्रीमेंट्स को एट टाइम्स मॉडल करते हैं बिकॉज इंक्रीमेंट्स हैव सिंपलर प्रॉपर्टीज देन दी प्रोसेस इटसेल्फ। ये लाइन हम वहां पे लिखते थे कि एट टाइम्स ऐसा देखा गया है, इंक्रीमेंट्स हैव सिंपलर प्रॉपर्टीज। और यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखो तो प्रॉपर्टी नंबर 3, 4 एंड 5 ये किसकी बात कर रही है, इंक्रीमेंट्स की बात कर रहे हैं। हमने एक्चुअली इंक्रीमेंट्स की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करा है कि इंक्रीमेंट्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे, इंक्रीमेंट्स कैसे होंगे, स्टेशनरी होंगे, इंक्रीमेंट्स कैसे होंगे, आपके इंडिपेंडेंट होंगे। तो उसी के लिए एक मैं उसी से एक रिजल्ट आपका निकाल के आपको दे रहा हूं कि अगर हम ऐसा बोलते हैं डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू एस फॉलोज नॉर्मल जीरो कॉमा टी माइनस एस, तो डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू जीरो ये इसको फॉलो करेगा, डब्ल्यू टी माइन नॉर्मल विद मीन जीरो एंड वेरियंस टी माइनस जीरो। और W0 की वैल्यू फर्स्ट पॉइंट से हमने क्या फिक्स कर दिया बेटा, आपकी जीरो। तो क्या मैं यहां से ऐसा इंटरप्रेट कर सकता हूं कि WT फॉलो करेगा नॉर्मल जीरो कॉमा टी, यानी आपका जो प्रोसेस है वो क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इवन उसके इंक्रीमेंट्स भी क्या फॉलो करेंगे, आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बस फर्क ये है प्रोसेस का वेरिएंस किसके इक्वल होगा, जो टाइम पे आप वैल्यू ऑब्जर्व कर रहे हो उसके इक्वल होगा। जो प्रोसेस का वेरिएंस होगा वो किसके इक्वल होगा, टाइम के इक्वल होगा, जबकि इंक्रीमेंट का जो वेरिएंस होगा वो किसके इक्वल होगा, टाइम लैग के इक्वल होगा। तो जब कभी भी आप इंक्रीमेंट का वेरिएंस निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू योर टाइम लैग। ये एक रिजल्ट हम यहां से और डिड्यूस कर सकते हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने में अपने को क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो एक और चीज यहां से समझते हैं, डाला नेक्स्ट हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन। पहली प्रॉपर्टी लिखना, WT is a Markov process.
WT इज अ मार्कोव प्रोसेस। अब आपको समझ में आना चाहिए मैंने कहाँ से लिख दिया। हमने ये बोला था CS2 में या रिवीजन वाली क्लास के अंदर कि अगर प्रोसेस के अंदर इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट्स हैं तो वो प्रोसेस डेफिनेटली मार्कोव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता होगा। तो वहीं से हमने डिड्यूस करा कि WT कैसा प्रोसेस है आपका, मार्कोव। तो अब प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है, वो CS2 में कवर हो गया। रीजन यहाँ पे दे रहा हूँ तो दे देना अपने लिए, क्योंकि उसके इंक्रीमेंट्स कैसे हैं, इंडिपेंडेंट, तो बाय डिफॉल्ट मार्कोव प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। वहां से हमने इस रिजल्ट को क्या करा है, लिखा है यहाँ पे। सेकंड, WT इज अ मार्टिंगेल। अभी आप इसको लिख के और भूल जाना, क्योंकि हमने मार्टिंगेल पढ़ा नहीं है। आगे चल के जब मार्टिंगेल पढ़ाऊंगा तब इसका प्रूफ भी आपको कराऊंगा कि किस बेसिस पे हमने बोला कि WT इज अ मार्टिंगेल, वो भी हम कवर करेंगे। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जितने स्टार लगाना हो इसके ऊपर आप लगा लेना, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर आगे चल के हम और भी चीजें डिराइव करेंगे। कि कोवेरियंस अगर मुझे निकालना हो, हेडिंग डाल लेना थर्ड प्रॉपर्टी के लिए, कोवेरियंस ऑफ WT, सॉरी कोवेरियंस ऑफ वीनर प्रोसेस एक्चुअली बोले। सो प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप कोवेरियंस ऑफ WS WT निकालते हो तो दैट विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ S T। दिस इज द प्रॉपर्टी, प्रूफ मैं अभी आपको कराऊंगा कि अगर आप दो टाइम पीरियड्स की वैल्यू के बीच में कोवेरियंस निकालना चाहते हो तो उनमें से जो भी छोटा टाइम होगा वो कोवेरियंस बन जाएगी। वैल्यू क्या है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, किस टाइम पर वैल्यू रिकॉर्ड करी गई वो इंपॉर्टेंट है। उनमें से जो छोटा टाइम पीरियड होगा उसके इक्वल आपकी कोवेरियंस निकल के आनी चाहिए। अब किस बेसिस पर ये बोल दिया गया वो मैं आपको समझाता हूँ। तो हमने बोला अगर मैं प्रूफ जब इसका कर रहा हूं तो एक चीज अज्यूम करता हूं पहले कि S इज अ स्मॉलर टाइम पीरियड एज कंपेयर टू T, यानी S पहले आता है और T आपका कहाँ आता है, बाद में आता है। और मैंने बोला कि अगर मुझे कोवेरियंस ऑफ WS WT निकालना है तो कैन आई राइट इट WS WS प्लस WT माइनस WS, इस तरीके से लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने क्या करा, WT को ब्रेक करा, और जब मैंने ब्रेक करा तो किसके फॉर्म में ब्रेक करा बेटा, इंक्रीमेंट्स के फॉर्म में ब्रेक करा, क्योंकि मेरे पास इंक्रीमेंट्स की प्रॉपर्टी है, इंक्रीमेंट इंडिपेंडेंट है, इंक्रीमेंट स्टेशनरी, ये प्रॉपर्टीज मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैंने बोला फर्दर क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, कोवेरियंस ऑफ WS WS प्लस कोवेरियंस ऑफ WS WT माइनस WS, इस तरीके से कोवेरियंस को ब्रेक करा जा सकता है। पहली टर्म को आप बोल सकते हो वेरिएंस ऑफ WS, चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड टर्म को आप बोल दोगे बेटा जीरो। रीजन क्या दोगे कि प्रोसेस हैज इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट्स, ये हमने बोला है कि अगर प्रोसेस के इंक्रीमेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो वो S और उसके पास्ट की सारी वैल्यू से क्या होंगे, से इंडिपेंडेंट रहने वाले हैं। जब हम डेफिनेशन पढ़ते थे यही बोलते थे कि S के बाद आने वाले चेंजेस S और उसके पास्ट की सारी वैल्यू से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। और अगर रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं तो हम उसके कोवेरियंस क्या लिखते हैं, जाके बेटा जीरो लिखते हैं। और आंसर किसके इक्वल आ गया आपका, S के इक्वल आ गया। तो हमने S और T में से छोटा टाइम किसको माना था, S को माना था, इसलिए आंसर क्या निकल के आया मेरा, S निकल के आया। सिमिलरली आप अपने लिए अगर प्रूफ करना चाहो तो कर लेना कि T अगर छोटा टाइम है S से तो आप सिमिलरली ब्रेक कर सकते हो, और उस केस में आपका जो रिजल्ट आना चाहिए इस कोवेरियंस का वो T निकल के आना चाहिए। इसको कॉपी करो फिर हम आगे चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी लिख लेना, WT returns infinitely often to zero। WT या फिर ब्राउनियन मोशन रिटर्न्स, सॉरी स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन, WT और स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन रिटर्न्स infinitely often to zero or indeed any other level, or indeed any other level
भाषा थोड़ी सी अलग है, मैं उसको यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ, उससे कहने का मीनिंग क्या है आपका। तो जब हम प्रोसेस को देखते हैं, अभी इस तरह से आप ग्राफ को देख रहे हो, आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो मैंने बोला इस ग्राफ को अगर मैं जूम कर दूं थोड़ा सा और, तो भी आपको एक सिमिलर, अगर मैं काट दूं और थोड़े से हिस्से को देखूं, तब भी हमें उसी तरह का पैटर्न दिखाई देता है जैसे हमें पूरा ग्राफ का दिखाई दे रहा था। आप कहीं से भी जूम करो, आपको उसी तरीके का जिगजैग पैटर्न दिखाई देखने को मिलता है। तो आप क्या देखते हो उसमें, जब एवरेज वैल्यूज आप निकालोगे तो इट विल टेंड टू बार बार जीरो की तरफ आती हैं वैल्यूज, या फिर किसी और वैल्यूज पे भी, क्योंकि मोशन एकदम जिगजैग मोशन है, तो किसी भी और वैल्यू पे या जीरो पे बार बार प्रोसेस क्या करता है, अपने आप को रिपीट करता है, रिटर्न करता है। इसी का मीनिंग अगर लिखना चाहो तो आप ऐसा बोल सकते हो कि प्रोसेस के अंदर सेल्फ रिपीटिंग पैटर्न देखने को मिलता है। जब हम ये बोल रहे हैं कि किसी भी और वैल्यू पे वो इनफाइनाइटली टाइम आता है या जीरो पे इनफाइनाइटली टाइम आता है, दैट उससे हमारा बोलने का मीनिंग ये है कि प्रोसेस के अंदर एक सेल्फ रिपीटिंग पैटर्न देखने को मिलता है। आप चाहो तो एक लाइन में ये भी लिख लो। देन नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना इसको लिखने के बाद, लेवीज थ्योरम। हालांकि इसका प्रूफ सिलेबस के अंदर नहीं है। लेवीज थ्योरम ये कह रही है, लिखना, if a stochastic process has the property, if a stochastic process has the property that covariance of xs comma xt is equal to minimum of s comma t, if a stochastic process has the property that covariance of xs comma xt is equal to minimum of s comma t, then the process xt is a Wiener process. Then the process xt is a Wiener process और स्टैंडर्ड ब्राउनिन मोशन। वीनर प्रोसेस बोलो या स्टैंडर्ड ब्राउनिन मोशन बोलो। इस थ्योरम के थ्रू हमें एक बहुत बड़ी एडवांटेज अब मिल गई। एडवांटेज ये है कि अब कोई भी स्टोकास्टिक प्रोसेस आपके पास आ जाए और मुझे ये बताना हो कि वो स्टोकास्टिक प्रोसेस वीनर प्रोसेस है या स्टैंडर्ड ब्राउनिन मोशन है या नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ इस प्रॉपर्टी को मैं क्या करा दूंगा, सेटिस्फाई करा दूंगा। कि मैं क्या निकालूंगा उस प्रोसेस की, कोवेरियंस निकालूंगा। अगर कोवेरियंस इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करता है तो दैट इज सफिशिएंट टू से कि वो प्रोसेस किसका एग्जांपल है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ वीनर प्रोसेस। ये चीज आप यहां से आगे यूज कर पाओगे। सो नेक्स्ट हेडिंग डालना, स्केल्ड वीनर प्रोसेस। स्केल्ड वीनर प्रोसेस। तो स्केल्ड वीनर प्रोसेस में हम ये बोल रहे हैं कि अगर सपोज मैं एक नया प्रोसेस xt डिफाइन कर देता हूं और उस xt की जो डेफिनेशन मैं देता हूं वो सपोज 1/√c WCT। अच्छा, मैं CT जब लिख रहा हूं तो ये चीज बता देता हूं आपको, मैं C इंटू टी लिख रहा हूं, ठीक है, कि मैंने एक नया प्रोसेस xt डिफाइन करा, दैट इज 1/√c WCT, COT मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये भी एक कैसा प्रोसेस है, वीनर प्रोसेस बनेगा। मैंने बोल दिया ऐसे आपको। अब मैं कहता हूं नहीं, मुझे तो शो करके दिखाओ कि वाकई ये वीनर प्रोसेस बनेगा। तो आप पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराओ या तो जाके इसकी, कि भाई उसके x0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, उसका कंटिन्यूअस सैंपल पाथ होना चाहिए, उसकी स्टेशनरी इंक्रीमेंट्स होने चाहिए, इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट्स होने चाहिए और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इंक्रीमेंट्स होने चाहिए। या तो वो पांचों चीजों को आप क्या करो, शो करो, या फिर आप सिंपली इस रिजल्ट को क्या करा दो, शो करा दो कि आप इस प्रोसेस की क्या निकालो, कोवेरियंस निकालो। अगर वो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई कर देती है तो दैट इज सफिशिएंट टू से कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ वीनर प्रोसेस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ वीनर प्रोसेस। तो हमने बोला एक काम करते हैं, निकाल देते हैं कोवेरियंस ऑफ, पहले से पहले अज्यूम कर लेते हैं कि हम s को मान के चल रहे हैं कि वो एक छोटा टाइम है एज कंपेयर टू t, और मैं कोवेरियंस निकाल रहा हूं xs xt का, या फिर मैं कोवेरियंस निकाल रहा हूं 1/√c w टाइम्स cs का, 1/√c WCT का। प्लीज सी और टी सब्सक्रिप्ट नहीं है, सी और टी मल्टीप्लाई हो रहे हैं सब्सक्रिप्ट के अंदर, ये आपको समझना है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि दिस इज 1/c कोवेरियंस ऑफ WCS WCT, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये लिखा जा सकता है। W वीनर प्रोसेस है, इसमें डाउट नहीं है, ये तो बताए W को तो क्या मान के चल रहे हैं, वो एक वीनर प्रोसेस है। हमें बताना है कि XT भी वीनर प्रोसेस बनेगा। तो W अगर वीनर प्रोसेस है तो ये जो कोवेरियंस है,
क्या ये मिनिमम ऑफ सी एस कॉमा सी टी होना चाहिए? जब विनर प्रोसेस है वो तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अब एस और टी में से छोटा टाइम किसको माना है आपने? एस को माना है। तो क्या मैं इसे 1/c टाइम्स सी एस लिख सकता हूँ और मेरा रिजल्ट किसके इक्वल निकल के आ गया? एस के इक्वल निकल के आ गया। सेम काम आप टी के लिए भी कर सकते हो कि अगर टी छोटा टाइम होता तो हमारे रिजल्ट हमें कैसे देखने को मिलते। तो दिस इज सफिशिएंट टू से इस रिजल्ट के बेसिस पे कि ये जो प्रोसेस एक्स टी आपने बनाया, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वीनर प्रोसेस। इसको कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं। सुनो, अब समझते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली सी का काम क्या कर रहा था और इसको क्यों हमने बोला स्केल्ड विनर प्रोसेस। हमने बोला अगर सी की मैं वैल्यू मान लेता हूँ, यहाँ पे एक चीज भूल गया मैं, पहले लिख लेना, यहाँ पे सी बिलोंग्स टू आर प्लस। आर प्लस एन का मतलब क्या? सी कैन ओनली टेक रियल नंबर्स, वो भी पॉजिटिव खाली। तो सी की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, सी विल ओनली बी अ पॉजिटिव रियल नंबर। जब हमने पॉजिटिव रियल नंबर बोला और हमने बोला कि सी सपोज 1 से छोटा है, सी क्या है आपका? 1 से छोटा है, एंड से फॉर एग्जाम्पल सी इज 1/4। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कंसिडर करता हूँ, सी 1/4 है। तो जो एक्स टी नया प्रोसेस है, 1/√(1/4) WT/4 ये लिखा जाएगा। या फिर एक्स टी को आप क्या बोलोगे कि एक्स टी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ WT/4। यानी अगर पहले सपोज आप 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे ऐसे वैल्यूज को ऑब्जर्व कर रहे थे, ये आपका टी है सपोज। तो अब आप वैल्यूज कब कब ऑब्जर्व करोगे? T/4 हो गया तो इसका मतलब क्या है? पहले आप वैल्यू 0 पे करोगे, फिर 1/4 पे करोगे, 2/4 पे करोगे, 3/4 पे करोगे। यानी प्रोसेस हैज स्पीडेड अप कि जब हम पहले वैल्यू 0 1 2 3 इतने गैप में ऑब्जर्व कर रहे थे, अब हम बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली वैल्यूज क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं प्रोसेस हैज स्पीडेड अप एंड श्रंक। सिमिलरली अगर c की वैल्यू 1 से बड़ी है, से मैं c की वैल्यू को 4 ले लेता हूं, तब हम xt को क्या डिफाइन करेंगे कि xt इज 1/√4 WT 4t। इस तरह से वैल्यूज दिखाई देंगी। या फिर xt इज इक्वल टू W4t/2। ये वैल्यूज अपने को देखने को मिलेगी। यानी अब हम वैल्यूज कैसे कैसे ऑब्जर्व करेंगे? 0 पे ऑब्जर्व करेंगे, 0 के बाद 4 पर ऑब्जर्व करेंगे, 4 के बाद 8 पे ऑब्जर्व करेंगे, एंड सो ऑन। इस तरह से वैल्यूज क्या होंगी आप ऑब्जर्व करोगे। यानी पहले के मुकाबले अब माई प्रोसेस हैज स्लोड डाउन। पहले के मुकाबले माई प्रोसेस हैज स्लोड डाउन एंड मैग्निफाइड। स्लोड डाउन एंड मैग्निफाइड। नेक्स्ट हेडिंग डाल देना इसके बाद, टाइम इन्वर्टेड वीनर प्रोसेस। टाइम इन्वर्टेड वीनर प्रोसेस। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? अगेन एक नया प्रोसेस एक्स टी डिफाइन कर रहे हैं और उसकी जो डेफिनेशन दे रहे हैं, दैट इज टी टाइम्स W1/T। दैट इज टी टाइम्स W1/T। तो आपका पहला काम ये है शो करना कि क्या ये वीनर प्रोसेस है वाकई। और आपको पता है लेविस थ्योरम से कि अगर इसको वीनर प्रोसेस बनना है तो हम कोवेरियंस निकाल के दिखाएंगे एंड दैट शुड सेटिस्फाई मिनिमम ऑफ द टाइम पीरियड की वैल्यू, जो वैल्यू आएगी उसको सेटिस्फाई करे जाके। तो हमने बोला अगेन अज्यूमिंग कि एस इज अ स्मॉलर टाइम पीरियड एज कंपेयर टू टी, और हम कोवेरियंस निकालें एक्स एस कॉमा एक्स टी का। तो दिस विल बिकम कोवेरियंस ऑफ एस W1/S कॉमा टी W1/T, या फिर S इंटू टी टाइम्स कोवेरियंस ऑफ W1/S कॉमा W1/T।
देयर इज नो डाउट इन अवर माइंड कि W इज अ वीनर प्रोसेस, तो वो तो कोवेरियंस वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो हमने बोला हम यहाँ से लिख सकते हैं कि दिस इज मिनिमम ऑफ 1/s, 1/t, ये चलता है। अब s एक छोटा टाइम पीरियड है तो 1/s क्या होगा, बड़ा होगा। t एक बड़ा टाइम पीरियड है तो 1/t क्या होगा, आपका छोटा होगा। तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो एक्चुअली 1/t होगा, और आपका आंसर फिर से क्या निकल के आ गया, s निकल के आ गया। यानी अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ वीनर प्रोसेस बिकॉज इट सैटिस्फाइज द वीनर्स थ्योरम, सॉरी लेवीज थ्योरम। इसको कॉपी करो। तो इंटरप्रिटेशन क्या है वो देख लेते हैं कि अगर पहले हम वैल्यू 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे ऐसे ऑब्जर्व कर रहे थे, तो अब प्रोसेस की वैल्यू कहाँ पे आएगी, 1/t पे। यानी 0 पे तो 0 पे आएगी वैल्यू, 1 पे आएगी, या अगर इसको देखें तो 1/2 पे आएगी, 1/3 पे आएगी, सपोज 100 तक जा रहे हैं तो 1/100 पे आएगी वैल्यू। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ टाइम इन्वर्टेड वीनर प्रोसेस, कि अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को अब इस तरीके से इन टाइम पीरियड्स पे क्या करोगे, जाके ऑब्जर्व कर रहे होगे। सो ये सारी प्रॉपर्टीज थी आपकी किसकी, स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन की। अब हम पढ़ रहे हैं एक जनरल केस थोड़ा, दैट इज कॉल्ड जनरल ब्राउनियन मोशन। जनरल ब्राउनियन मोशन या फिर GBM। तो जिस तरह से स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन की 5 प्रॉपर्टीज थी, जनरल ब्राउनियन मोशन की भी 5 प्रॉपर्टीज हैं। और अगर आप इसको समझना चाहो तो ऐसा समझ सकते हो बेटा, जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते थे, अभी आगे दिखाऊंगा भी, तभी हम नॉर्मल और स्टैंडर्ड नॉर्मल दो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते थे। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वाज द स्पेशल केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन इज अ स्पेशल केस ऑफ जनरल ब्राउनियन मोशन। हालांकि पहले हमने स्टैंडर्ड पढ़ा है, पर ये मोर जनरल केस है जिसका हम स्पेशल केस अभी पढ़ के आए हैं। तो लिख लेना, a stochastic process zt, again t is greater than equal to 0, is a general Brownian motion if पहला z0 may be 0 or not। अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 0 ही होना पड़ेगा, जिस तरह w पे रिस्ट्रिक्शन थी कि w0 को 0 होना ही पड़ेगा, z पे ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। z क्या हो सकता है, 0 हो भी सकता है z0, और हो सकता है 0 ना भी हो। वहां सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी कि WT हैज कंटिन्यूअस सैंपल पाथ, वो यहां भी है कि ZT हैज कंटिन्यूअस सैंपल पाथ्स। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि WT का जो इंक्रीमेंट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हम बना रहे थे वो क्या फॉलो करता था, आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे वो चीज आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और चेंज होकर क्या बनेगी वो। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि ZT माइनस ZS follows normal distribution with mean mu times t minus s and variance sigma square times t minus s। mu t minus s फंक्शन नहीं है, mu मल्टीप्लाइड बाय t minus s है, ऐसे सिग्मा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय t minus s है, जहां पर mu को बोला जाता है आपका ड्रिफ्ट कोफिशिएंट, और सिग्मा को बोला जाता है आपका वोलेटिलिटी या फिर डिफ्यूजन कोफिशिएंट। फोर्थ प्रॉपर्टी यहां भी है कि प्रोसेस हैज स्टेशनरी इंक्रीमेंट्स, एंड फिफ्थ भी है कि प्रोसेस हैज इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट्स। तो अगर आप देखो तो दो ही प्रॉपर्टीज में आपके चेंज आए। पहला ये कि इट इज नॉट नेसेसरी कि प्रोसेस 0 से ही स्टार्ट होना पड़ेगा, अब वो जरूरी नहीं रहा। और दूसरा, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स थे वो अब बदल गए। ये दो चेंजेस हैं आपके स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन और जनरल ब्राउनियन मोशन के अंदर। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अगर मैं म्यू को 0 और सिग्मा को 1 रख दूं,
अगर मैं म्यू को 0 और सिग्मा को 1 कर दूं तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यही जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, आपका वही WT का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाई यहाँ पे देने लगेगा। इसको कॉपी करो, फिर हम आगे चलते हैं। So now I am interested in relationship between standard Brownian motion and general Brownian motion. So डाल लेना नेक्स्ट हेडिंग। तो रिलेशनशिप ये है कि अगर आप जनरल ब्राउनियन मोशन को चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू Z0 प्लस म्यू टाइम्स टी प्लस सिग्मा टाइम्स WT, जहां पे WT से व्हाट वी मीन इज योर स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन योर स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन एंड जनरल ब्राउनियन मोशन। इसका छोटा सा प्रूफ है, वो भी कर देते हैं। तो अगर मैं ये शो कर दूं कि ZT, अगर इस रिलेशन से ZT को डिफाइन करा जाए तो वो पांचों प्रॉपर्टीज हमने ऊपर लिखी उनको सेटिस्फाई कर देता है, तो ZT विल बिकम क्या, जनरल ब्राउनियन मोशन। WT की प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पता ही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से ये क्लियर है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि Z0 विल बी इक्वल टू 0, ये कभी भी जरूरी नहीं है, उसका कोई प्रूफ नहीं है हालांकि मैथमेटिकली, लेकिन हम देख सकते हैं कि अगर आप टाइम को 0 रखो तो भी Z0 बचता है और वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेकंड क्या बोला, इट शुड हैव कंटिन्यूअस सैंपल पाथ। तो सिंस WT हैज कंटिन्यूअस सैंपल पाथ, उसको आप एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसके अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर रहे हो और फिर से एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो कहीं से भी ये नहीं हो जाएगा कि प्रोसेस डिसकंटिन्यूअस बन जाए। प्रोसेस क्या बन जाए, डिसकंटिन्यूअस। अगर WT के कंटिन्यूअस सैंपल पाथ है तो इस रिलेशन से ZT के भी कंटिन्यूअस सैंपल पाथ्स होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या बोली कि ये शो करो कि डिस्ट्रीब्यूशन जो आना चाहिए ZT माइनस ZS का, वो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए। शो कर देते हैं भाई। तो हमने बोला एक काम करते हैं, पहले ZS को डिफाइन करते हैं। तो ZS कुछ इस तरीके से होगा भाई, ये ZS होगा। और मुझे इंटरेस्ट है इंक्रीमेंट्स के अंदर, अज्यूमिंग कि S छोटा है बेटा, तो ZT माइनस ZS विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स T माइनस S प्लस सिग्मा टाइम्स WT माइनस WS। तो ये इंक्रीमेंट बन गया किसका, आपका जनरल ब्राउनियन मोशन का। अब एक छोटा सा रिजल्ट CS1 से कि अगर रैंडम वेरिएबल x फॉलो करता है नॉर्मल विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, तो AX प्लस B ये फॉलो करेगा नॉर्मल विद मीन A म्यू प्लस B एंड वेरिएंस A स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। ये रिजल्ट अपने जानते हैं कि अगर आप x का कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाओगे तो वो भी नॉर्मल फॉलो करेगा, जिसका मीन क्या होगा A म्यू प्लस B और वेरिएंस क्या होगा आपका A स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। नाउ वी ऑलरेडी नो दैट WT minus WS follows normal with mean 0 and variance T minus S। तो सिग्मा टाइम्स ऑफ WT माइनस WS ये क्या फॉलो करेगा, तो हमने बोला उसका मीन तो 0 रहेगा और वेरिएंस क्या बन जाएगा आपका सिग्मा स्क्वायर टाइम्स T माइनस S। ये चलता है। अभी हमने खाली AX वाला पार्ट कवर करा। अब इसके अंदर अगर मैं कांस्टेंट और ऐड कर दूं म्यू टाइम्स T माइनस S प्लस सिग्मा टाइम्स WT माइनस WS, तो वो क्या फॉलो करेगा, तो मैंने बोला कांस्टेंट अगर ऐड करोगे तो वही मीन बनेगा। तो पुराने मीन में आपका कांस्टेंट B ऐड हो गया था, तो हमारा पुराना मीन क्या है आपका 0 है और वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ा था, वो आपका सेम सिग्मा स्क्वायर T माइनस S। तो यहाँ पे आपके कांस्टेंट का काम B कर रहा था। एंड दिस होल रिजल्ट इज नथिंग बट ZT माइनस ZS एंड दिस फॉलोज नॉर्मल विद मीन म्यू into T minus S and variance sigma square into T minus S. This is what we have written in property number 3. अब इसके इंक्रीमेंट्स स्टेशनरी होंगे वो भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब इस रैंडम वेरिएबल की सारी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज T माइनस S के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो हमने बोला कि अगर स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ लैग पे डिपेंडेंट है, टाइमिंग पे डिपेंडेंट नहीं है, तो प्रोसेस कैसे इंक्रीमेंट को दिखाई देंगे, उसके अंदर अपने स्टेशनरी इंक्रीमेंट्स आपके देखने को मिलेंगे। अब ये इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट्स है वो भी शो कर देते हैं कि अगर हम ध्यान से देखें तो ये इंक्रीमेंट
में ये चीज तो आपकी कांस्टेंट है, इसको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। जो बचा हुआ कंपोनेंट है वो WT माइनस WS है, विच ऑलरेडी हैज कैसे इंक्रीमेंट्स आपके इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट्स। तो क्योंकि W के इंक्रीमेंट्स इंडिपेंडेंट है तो Z के इंक्रीमेंट्स भी कैसे दिखाई देंगे मुझे, इंडिपेंडेंट। यानी ये जो प्रोसेस हमने बनाया यूजिंग दिस रिजल्ट, दिस satisfies all the 5 properties of general Brownian motion, यानी दिस इज अ वैलिड रिजल्ट। तो अब आपको अगर स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन और जनरल ब्राउनियन मोशन के बीच में रिजल्ट जानना है तो दिस इज द रिजल्ट। इस रिजल्ट के थ्रू आप ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो। जिस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होता था कि z को आप क्या बोलते थे, x माइनस म्यू बाई सिग्मा, कि अगर हम x नॉर्मल फॉलो करेगा तो x माइनस म्यू बाई सिग्मा क्या फॉलो करेगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल। सिमिलरली WT अगर आपका स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन है तो इस रिजल्ट के थ्रू जो ZT बनेगा दैट विल बी योर जनरल ब्राउनियन मोशन। करो इसे कॉपी। सो नेक्स्ट हेडिंग डालना, एक क्वेश्चन लिखना है एक्चुअली कि हमने ये म्यू और सिग्मा यहाँ लिख तो दिए डिफाइन करते हुए कि म्यू क्या है आपका ड्रिफ्ट कोफिशिएंट है, सिग्मा क्या है आपका वोलेटिलिटी या डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, बट लिटरली इसको इंटरप्रेट करना हो तो हम कैसे इंटरप्रेट करें। तो क्वेश्चन लिख लेना, व्हाट आर म्यू एंड सिग्मा इन जनरल ब्राउनियन मोशन, व्हाट आर म्यू एंड सिग्मा इन जनरल ब्राउनियन मोशन। आंसर मैं दे रहा हूं आपको। हमने ये बोला ZT माइनस ZS क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल विद मीन म्यू इंटू टी माइनस एस एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर इंटू टी माइनस एस, ये लिखा है। तो यहां से अगर मैं बोलूं ZT प्लस 1 माइनस ZT ये क्या फॉलो करेगा, तो आप बोले सर वो क्या फॉलो करेगा, टाइम लैग देख लो आप, टाइम लैग को म्यू से मल्टीप्लाई करा है, टाइम लैग को ही सिग्मा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा है। यहाँ टाइम लैग कितना है मेरा 1 का, तो ये क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल with mean mu and variance sigma square, with mean mu and variance sigma square। यानी अगर मैं इंक्रीमेंट्स का एवरेज निकालूं तो वो कितना निकल के आता है म्यू, या एवरेज चेंज बोलूं कि हर एक टाइम पीरियड में जो एवरेज चेंज आपको देखने को मिलेगा दैट इज योर म्यू। तो म्यू को सिंपल भाषा में कैसे इंटरप्रेट करना है कि आपका जो जनरल ब्राउनियन मोशन है उसके इंक्रीमेंट्स का मीन इज एक्चुअली क्या, म्यू। अगर म्यू को हमें सिंगल वर्ड लाइन में डिफाइन करना है तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज नथिंग बट एवरेज इंक्रीमेंट या एवरेज चेंज ऑफ द जनरल ब्राउनियन मोशन। सिमिलरली अगर आप वेरिएंस निकालते हो ZT माइनस प्लस 1 माइनस ZT का तो दैट इज सिग्मा स्क्वायर। तो व्हाट इज सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर, तो ये हमारी जो चेंज है या इंक्रीमेंट्स की वेरिएबिलिटी है। या फिर मैं बोलूं सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल के उसकी टर्म्स में अगर बोलना चाहूं तो क्या बोल सकता हूं, सिग्मा इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द चेंजेस जो प्रोसेस के अंदर आएंगे, जो हम देखेंगे चल के। एक तो ये इंटरप्रिटेशन है म्यू और सिग्मा की। एक इंटरप्रिटेशन और है, वो ये है, वो जो डेफिनेशन से आती है कि आपने जब ZT को ये बोला म्यू टी प्लस सिग्मा टाइम्स WT, ये डेफिनेशन है। तो म्यू है क्या, सपोज मैंने बोला म्यू की वैल्यू इज 1.2, म्यू की वैल्यू क्या आपकी 1.2, तो हम क्या देखेंगे कि अगर हम टाइम में 1 का चेंज लाते हैं तो प्रोसेस में 1.2 का चेंज देखने को मिलेगा एंड वो पॉजिटिव चेंज होगा। हर टाइम के साथ 1.2 का एक पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो इसको बोला जाता है कि दिस इज डिसाइडेड अपवर्ड टेंडेंसी देखने को मिलेगी प्रोसेस में, दिस इज डिसाइडेड अपवर्ड टेंडेंसी। सिमिलरली म्यू को अगर मैं नेगेटिव 1.2 कर दूं तो दिस इज देयर इज डिसाइडेड डाउनवर्ड टेंडेंसी। डिसाइडेड डाउनवर्ड टेंडेंसी जो हमें देखने को मिलेगी। सिमिलरली सिग्मा की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, सिग्मा की वैल्यू क्या है आपकी 1 से बड़ी है, तो वो क्या देखने को मिलेगा, ये जो ऊपर जा रहा है जो नीचे आ रहा है इसका लेंथ बढ़ती चली जाएगी।
कि बहुत ऊपर गया बहुत नीचे आया, इन शॉर्ट प्रोसेस की वोलेटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और सिग्मा अगर 1 से छोटा है तो वोलेटिलिटी, या फिर जनरल स्टैंडर्ड ब्राउनिन मोशन की टर्म्स में बोल दूं अगर मैं इसे, कि सिग्मा अगर 1 से बड़ा है तो हमारा जनरल ब्राउनिन मोशन इज मोर वॉलेटाइल देन स्टैंडर्ड ब्राउनिन मोशन, और सिग्मा अगर 1 से छोटा है तो लेस वॉलेटाइल देन स्टैंडर्ड ब्राउनिन मोशन। दीज आर द इंटरप्रिटेशंस ऑफ म्यू एंड सिग्मा, जिस भी तरीके से आप समझना चाहो। यहाँ पे मैंने वैल्यूज वाइज इंटरप्रेट करके दिखा दिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू ऑफ म्यू का क्या असर हो सकता है, या सिग्मा की वैल्यू 1 या 1 से छोटी हो तो क्या असर हो सकता है। और यहाँ पे अगर एक लाइन में मुझे किसी को बोलना है कि व्हाट इज योर ड्रिफ्ट कोफिशिएंट, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज नथिंग बट द एवरेज चेंज ऑफ एवरेज इंक्रीमेंट या एवरेज चेंज। सिमिलरली सिग्मा क्या है आपका, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ योर चेंज, ये आप बोल सकते हो। वहां से करो इसे कॉपी। फिर क्वेश्चन लिखना, गिवन दैट W0 इज इक्वल टू 0, यानी मैं वीनर प्रोसेस की बात कर रहा हूं या फिर स्टैंडर्ड ब्राउनिन मोशन की बात कर रहा हूं। आपका टास्क इज टू कैलकुलेट, फर्स्ट पार्ट बना लेना, प्रोबेबिलिटी ऑफ W5 ग्रेटर देन 2, सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ W5 greater than 2 given W1 is equal to 1, and third probability W3 less than W2 less than greater than, sorry। इसको हम सॉल्व करेंगे। अब जो हमने इंक्रीमेंट्स की प्रॉपर्टी डिफाइन करी, दोज प्रॉपर्टीज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। और जो लाइन में बार बार बोलता हूं कि एट टाइम्स प्रोसेस की प्रॉपर्टी से ज्यादा सिंपल उसके इंक्रीमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो कभी भी स्टैंडर्ड ब्राउनिन मोशन का क्वेश्चन सॉल्व करने को आता है तो छोटी सी बस ट्रिक है। ट्रिक ये है, आप इसे इंक्रीमेंट्स की फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश करो। आप क्या करने की कोशिश करो, इंक्रीमेंट्स की फॉर्म में ले आओ, क्योंकि उसके थ्रू चीजों को मॉडल करना क्या हो जाएगा, मेरे लिए आसान हो जाएगा। जैसे कि पहला पार्ट है तो पहले पार्ट पे तो कुछ ब्रेक कर नहीं सकता हूं, तो मैंने बोला फिर भी चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, W5 माइनस W0 ग्रेटर देन 2, ऐसा तो लिखा जा सकता है। या फिर ऐसा बोलूं, यहां तो चलो इसको यूज कर लेता हूं कि WT फॉलो करता है नॉर्मल 0, T, इसको ये लिख दें फिर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल 0,5 ग्रेटर देन 2। और किसी भी नॉर्मल की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं बेटा, स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करके। स्टैंडर्ड नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मीन से माइनस करेंगे एंड स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड करेंगे। कैलकुलेशन का पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बस मुझे समझाना है कैसे आप ब्रेक करोगे इसे। जब सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ W5 इज ग्रेटर देन 2 गिवन W1 इज इक्वल टू 1, कैन आई राइट इट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 प्लस W5 माइनस W1 ग्रेटर देन 2 गिवन W1 इज इक्वल टू 1, ऐसा लिखा जा सकता है। या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 ये भी लिखा जा सकता है ना। W1 की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, वो कितनी है, 1 है। तो मैंने बोला क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, W5 माइनस W1 इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 रिप्लेस करूंगा तो इधर जाके माइनस हो जाएगी, गिवन W1 इज इक्वल टू 1। नाउ सिंस द प्रोसेस हैज इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट, यही प्रॉपर्टी हमें यूज करनी थी, तो वो W1 और उसकी पास की किसी भी वैल्यू पर डिपेंडेंट नहीं होगा। और चाहूं तो मैं सिर्फ क्या लिख सकता हूं, W5 माइनस W1 ग्रेटर देन 1 सिंस प्रोसेस हैज इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट्स, ये बात अब आप लिख सकते हो। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो हमने बोला नॉर्मल विद मीन 0 एंड वेरिएंस इक्वल टू द टाइम लैग दैट इज 4। या फिर प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन मीन से माइनस किया, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करा,
और आंसर कितना निकल के आ गया आपका 0। वही 0.5 से बड़ा एरिया तो कितना निकल के आएगा मेरा 0। तो कभी भी अगर मुझे स्टैंडर्ड ब्राउनिंग मोशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सो वी विल ऑलवेज ट्राई टू स्प्लिट इट। क्या करेंगे, उसे इंक्रीमेंट की फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। करो इसे कॉपी। तो अब जो मैं सेक्शन पढ़ा रहा हूँ, हालांकि बुक का हिस्सा नहीं है, जो हमने सबसे पहली चीज़ बुक में पढ़ी थी मैं वहाँ आपको लेके जा रहा हूँ, पर उसके थ्रू मैं एक ऐसा रिजल्ट डिराइव कराऊंगा जो आपके सिलेबस के अंदर है। तो जो हमने ये बोला कि जो पहला मॉडल उसने फॉर्मुलेट करने की कोशिश करी थी, यहाँ पे उसने क्या बोला था कि ही वुड मॉडल एन एसेट प्राइस एज अ रैंडम वॉक। तो वो मॉडल क्या बनाया था उसने, वो मैं आपको पहले पढ़ा दूंगा, उसकी कमियां भी आपको पढ़ा दूंगा। वो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, वो आपकी बुक में कहीं पे भी नहीं है, बट उसके थ्रू मैं एक रिजल्ट बनाऊंगा ज्योमेट्रिक ब्राउनिंग मोशन का, उसकी तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूँ अभी। सो डाल लेना हेडिंग बैचलियर्स मॉडल। तो ये बात तो अपने को क्लियर है कि हम ये चैप्टर जब पढ़ रहे हैं तो हम क्या मॉडल करना चाहते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को मॉडल करने के लिए चैप्टर पढ़ रहे हैं, स्टॉक प्राइस को मॉडल करना है। उसी लिए बैचलर्स ने अपना मॉडल बनाया था और उसने बोला किसी टाइम टी पर अगर मुझे किसी स्टॉक के प्राइस को मॉडल करना है तो वो किसके इक्वल होगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू एस नॉट प्लस सिग्मा टाइम्स डब्ल्यू टी। एंड डब्ल्यू टी इधर स्टैंड कर रहा है बेटा भाई स्टैंडर्ड ब्राउनिंग मोशन या वीनर प्रोसेस के लिए। उसने इस तरह का एक मॉडल क्या करा था, क्रिएट करा था। जब इस तरह का मॉडल हम क्रिएट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हमें ये पता है बेटा डब्ल्यू टी क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल 0, वो इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। तो उसमें अगर मैं सिग्मा मल्टीप्लाई कर दूं तो सिग्मा डब्ल्यू टी क्या फॉलो करेगा, तो सिग्मा डब्ल्यू टी फॉलो करेगा नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर टी। मीन पे तो असर पड़ेगा नहीं, असर किस पे पड़ेगा, खाली आपका वेरिएंस पे। एंड सिमिलरली अगर मैं एस नॉट एक कांस्टेंट उसके अंदर ऐड कर दूं तो मीन पे तो उसका असर दिखाई देगा लेकिन वेरिएंस पे उसका असर नहीं दिखाई देगा। अब प्रॉब्लम क्या है इस मॉडल के अंदर, वो अब आपको समझनी है, जो पहला डिफेक्ट की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूं। जब उसने ये मॉडल पूरा क्रिएट करा तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रॉपर्टी होती थी बेटा कि अगर कोई रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलो करता है नॉर्मल विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, तो हम एक रूल पढ़ते थे कि उसकी म्यू -3 सिग्मा से लेकर म्यू +3 सिग्मा के बीच में 99.73% वैल्यूज क्या करती हैं, लाई करती हैं। यानी यहां पर भी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एस नॉट -3 टाइम्स सिग्मा अंडर रूट टी लेस देन एस टी लेस देन एस नॉट +3 सिग्मा अंडर रूट टी, इस इंटरवल के अंदर देर विल बी 99.73% वैल्यू जो एस टी की लाई करती होंगी, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल सा रिजल्ट है भाई, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है, तो इसको भी इस चीज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब जब इसको हम देखते हैं तो एक कमी ये दिखाई देती है कि इफ वी वेट लॉन्ग इनफ, अगर हम बहुत टाइम वेट करते हैं तो टी की वैल्यू आपकी बड़ी होती चली जाएगी। टी की वैल्यू इतनी बड़ी हो सकती है कि वो इस पूरे कंपोनेंट को इतना बड़ा बना दे कि एस नॉट छोटा रह जाए। ये टी की वैल्यू बड़ी करने से ये पूरा कंपोनेंट इतना बड़ा हो सकता है कि एस नॉट क्या रह जाए, उससे छोटा रह जाए। एंड एस टी की वैल्यू क्या दिखाई देने लगे आपको, नेगेटिव वैल्यू दिखाई देने लगे स्टॉक की, विच इज इम्पॉसिबल। तो दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ बैचलर्स मॉडल कि वहां पर स्टॉक प्राइस की नेगेटिव वैल्यूज भी हमें देखने को मिल रही थी, विच इज नॉट प्रैक्टिकल इन रियल लाइफ। भाई थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में तो ठीक है कि 98.73% वैल्यू लाई करेंगी, पर
क्या हमारा स्टॉक प्राइस कभी नेगेटिव हो सकता है? तो उसका आंसर इज नो। तो ये पहला डिफेक्ट है, लिख लेना इसको, दिस इज योर डिफेक्ट नंबर 1, कि अगर हम इफ वी वेट लॉन्ग इनफ तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग आपका शेयर प्राइस विल गिव यू क्या है कि नेगेटिव वैल्यू वो दिखाई देगी वहां पे। इसको कॉपी करो, फिर एक डिफेक्ट में और बताता हूं इसका। तो सेकंड डिफेक्ट पढ़ने के लिए हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी बेटा। दो टर्म्स होती हैं, एक है आपका एब्सोल्यूट रिटर्न जो आप अर्न करते हो, और एक होता है आपका रिलेटिव रिटर्न। किसी भी इन्वेस्टमेंट पे आप दो तरह के रिटर्न, रिटर्न एक ही होता है, उसको मेजर करने का तरीका है कि आप एब्सोल्यूट रिटर्न की टर्म में मेजर करो या रिलेटिव रिटर्न की टर्म में क्या करो, उसे मेजर करो। तो मैंने बोला दो लोग हैं ए और बी, तो ए ने सपोज इन्वेस्ट करे 100 रुपए और बी ने इन्वेस्ट करे कितने रुपए, 400 रुपए। ठीक है, ए को 10 रुपए कमाए उसने अपने रिटर्न के ऊपर, और बी ने कमाए कितने रुपए आपके, 40 रुपए, कि उसने जब इन्वेस्ट करा था तो 100 थे और उसने बढ़ के 10 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए, और बी ने कितने रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए आपके, 40 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए। तो इस केस में दोनों की एब्सोल्यूट रिटर्न अलग अलग है, एब्सोल्यूट रिटर्न अलग है, एक ने 10 रुपए कमाए, एक ने 40 रुपए कमाए। बट अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूं तो रिलेटिव रिटर्न दोनों ने कितने परसेंट की कमाई है बेटा, 10-10% की कमाई है, दोनों ने 10-10% रिटर्न कमाई है। इससे जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये कॉन्सेप्ट है कि जो एब्सोल्यूट रिटर्न है दैट डिपेंड्स ऑन योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, और रिलेटिव रिटर्न आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, वो परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस इन्वेस्टमेंट में अगर दोनों ने 10-10% कमाए तो वो वैल्यू अलग अलग क्यों आई, क्योंकि दोनों का इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या था आपका, अलग अलग था। ये बात आपको क्लियर यहां से हो जानी चाहिए कि एब्सोल्यूट रिटर्न हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे, और रिलेटिव रिटर्न किस पे डिपेंड करेगा, वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हमने बोला अगर हम बैचलेस वाले मॉडल से ही जाते हैं, और एस टी को हम क्या लिख रहे थे, एस नॉट प्लस सिग्मा टाइम्स डब्ल्यू टी, और एस एस को क्या लिख सकते हैं, एस नॉट प्लस एस टाइम्स डब्ल्यू एस। तो जो रिटर्न हमने कमाया होगा, रिटर्न क्या, जो डिफरेंस है हमारा अमाउंट का, तो वो रिटर्न कितना होगा, तो हमने बोला दैट विल बी योर सिग्मा माइनस एस टाइम्स डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू एस। ठीक है, एंड दिस इज किस टाइप का रिटर्न, अगर ये 100 से बढ़ के 110 हुए थे तो ये 10 आपने कैसे निकाला, जो फाइनल अमाउंट हुआ जो इनिशियल आपने इन्वेस्ट करा था, तो दिस इज नथिंग बट योर एब्सोल्यूट रिटर्न, दिस इज योर एब्सोल्यूट रिटर्न। और हमने बोला एब्सोल्यूट रिटर्न शुड डिपेंड ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो क्या आपका एब्सोल्यूट रिटर्न इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है कहीं पे, बोले नहीं सर, वो तो कहीं डिपेंड ही नहीं कर रहा। इसको एक्चुअली गलती होगी, यहाँ पे सिग्मा ही रहेगा, और ये सिग्मा टाइम्स डब्ल्यू टी माइनस एस आएगा। तो क्या कहीं पे भी जो रिजल्ट आ रहा है वो एस एस पे डिपेंडेंट है जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट था, तो आंसर इज नो। दिस इज अनदर डिफेक्ट ऑफ बैचलेस मॉडल, कि उसके मॉडल में पहली बात देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि रिटर्न और आपका शेयर प्राइस क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, और दूसरा जो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि एब्सोल्यूट रिटर्न शुड ऑलवेज डिपेंड ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, वो भी उसके मॉडल के अंदर देखने को अपने को नहीं मिल रही थी। तो उसके बाद बनाया गया एक रेक्टिफाइड मॉडल दैट इज ज्योमेट्रिक ब्राउनिन मोशन, जो हम पढ़ेंगे, पहले से आप कॉपी करो। तो इसका जो रेक्टिफाइड मॉडल बना, डाल लेना हेडिंग आप, रेक्टिफाइड मॉडल, जिसको आगे चल के हम ज्योमेट्रिक ब्राउनिन मोशन बना देंगे, उसी डेरिवेशन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं।
तो रेक्टिफाइड मॉडल में एस टी को ऐसे डिफाइन करा गया, एस नॉट ई टू द पावर म्यू टी प्लस सिग्मा टाइम्स डब्ल्यू टी। दिस इज हाउ वी डिफाइंड एस टी इन अवर रेक्टिफाइड मॉडल। और इस तरह डिफाइन करते ही पहला डिफेक्ट आपका उड़ गया। कैसे? अब आपका शेयर प्राइस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि चीजें एस नॉट क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है या इनिशियल प्राइस है टाइम जीरो पे स्टॉक का, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। और ये जो टर्म है ये ई की पावर में है, तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व है। दूसरा प्रॉब्लम हमारा क्या आया था कि जो हमारा एब्सोल्यूट रिटर्न आना चाहिए दैट शुड डिपेंड ऑन योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, वो अब देखते हैं कि करता है या नहीं करता है। तो अगर मैं यहां से टाइम एस पे स्टॉक की वैल्यू लिखना चाहूं तो एस नॉट ई टू द पावर म्यू एस प्लस सिग्मा टाइम्स डब्ल्यू एस ये निकल के आना चाहिए। और अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं जो मुझे मेरा एब्सोल्यूट रिटर्न बताएगा, तो दैट इज इक्वल टू एस नॉट ई टू द पावर म्यू टी प्लस में सिग्मा डब्ल्यू टी माइनस ई टू द पावर म्यू एस प्लस में सिग्मा डब्ल्यू एस। एंड क्लियरली my absolute return is dependent on my initial investment amount, that should be the case हमेशा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इवन अगर मैं इसका रिलेटिव रिटर्न निकालूं, भाई एस एस से मैं एस एस पे जाना एस टी पे जाना चाहता हूं, तो डिवाइड करके अगर मैं इसका रिलेटिव रिटर्न निकालूं तो वो रिलेटिव रिटर्न किसके इक्वल होगा? तो बोले ई टू द पावर म्यू टी प्लस में सिग्मा टाइम्स डब्ल्यू टी डिवाइडेड बाई ई टू द पावर म्यू एस सिग्मा टाइम्स डब्ल्यू एस which is clearly independent of S naught। तो हमने भी यही बोला था कि absolute return should depend on initial investment and relative return should be independent of that। ये दोनों ही चीजें आपको इस रेक्टिफाइड मॉडल के अंदर देखने को मिल रही हैं। यानी जो प्रॉब्लम्स थी हमारी पहले बैचलर्स के मॉडल में, उसको हम क्या कर पाए हैं, यहाँ पे इजीली रिमूव कर पाए। तो अब हम बढ़ रहे हैं जनरल ब्राउनिंग मोशन से जब हम बनाएंगे तो वो कैसे बनाएं। तो हमने बोला क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ई टू द पावर म्यू टाइम्स टी माइनस एस प्लस में सिग्मा टाइम्स डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू एस, तो पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। या फिर हम ऐसा बोलें कि लॉग ऑफ एस टी बाय एस एस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स टी माइनस एस प्लस सिग्मा टाइम्स डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू एस, ऐसा लिखा जा सकता है। यहाँ तक कॉपी करो और कोशिश करो, क्या आप मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूशन लिख के दे पाओगे? हिंट क्या है कि मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूशन पता है नॉर्मल 0 टी माइनस एस, ऐसा 2-3 बार भी आप ऊपर कर चुके हो। तो अगर इसको मैं सिग्मा से मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट ऐड करूं तो वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनना चाहिए, वो बनाने की आप कोशिश करो। साथ साथ इसको कॉपी करो, आगे चलते। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं भाई, अगर इसका मीन 0 है और वेरिएंस टी माइनस एस है, तो सिग्मा मल्टीप्लाई करने पे, यानी सिग्मा ऑफ, मैं रफ में कर रहा हूँ अभी, इसके बाद में फाइनल रिजल्ट लिख दूंगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का मीन तो सेम ही रहेगा और वेरिएंस क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर टाइम्स टी माइनस एस चलता है। सिमिलरली जब कांस्टेंट ऐड करूंगा तो खाली मीन पे असर आएगा, वेरिएंस पे असर नहीं आएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, लॉग ऑफ एस टी बाय एस एस actually follows normal distribution with mean mu times t minus s and variance sigma square times t minus s, ये बोला जा सकता है। या फिर इसको ऐसा लिख दिया जाए कि log of एस टी माइनस लॉग ऑफ एस एस ये फॉलो करता है नॉर्मल विद मीन म्यू इंटू टी माइनस एस एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर इंटू टी माइनस एस। और यहां पर एक छोटा चेंज और कर दूं कि सपोज मैं स्मॉल एस को क्या पुट कर दूं, 0, यानी एस जो हमारा पहला वाला टाइम पीरियड है उसको क्या मान लूं मैं, अगर
0 मान लूं तो क्या मैं इसे log ऑफ एस टी माइनस लॉग ऑफ S0 ऐसा लिख सकता हूं? और ये क्या फॉलो करेगा? नॉर्मल विद मीन म्यू एंड वेरिएंस, सॉरी मीन म्यू इंटू टी माइनस एस एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इंटू टी माइनस एस। ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल सकता है। तो फाइनल एक रिजल्ट पे पहुंचेंगे, अभी इसको कॉपी करो, फिर क्लास हम क्या करते हैं, ओवर करते हैं। तो अब इस S0 वाले रिजल्ट को अगर मैं यहाँ पे भी यूज कर लूँ, यहाँ पे जहाँ पे हमने ये रिजल्ट लिखा था, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि log ऑफ एस टी माइनस लॉग ऑफ S0, मैंने सिर्फ इसको क्या करा, जो लॉग का रूल था उसको यूज करके खोल दिया, और राइट साइड क्या बन जाएगी मेरी, s को 0 रखना है तो राइट साइड बन गई म्यू टाइम्स टी माइनस 0 प्लस सिग्मा टाइम्स डब्ल्यू टी माइनस W0, ऐसा लिखा जा सकता है। या फिर log ऑफ एस टी माइनस लॉग ऑफ S0 इज इक्वल टू म्यू टी प्लस में सिग्मा टाइम्स WT लिख सकते हैं, क्योंकि W0 की वैल्यू तो क्या फिक्स है वीनर प्रोसेस में, वो 0 फिक्स है। या फिर log ऑफ एस टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ S0 प्लस म्यू टी प्लस में सिग्मा टाइम्स WT। आप अगर इसकी राइट हैंड साइड को ध्यान से देखो तो दैट रिजेंबल्स द फॉर्म ऑफ जनरल ब्राउनियन मोशन, बस एक ही चेंज है, जो Z0 था उसकी जगह अभी क्या आ रहा है, log ऑफ S0 लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर मैं log ऑफ S0 को Z0 मान लूं, अगर मैं log ऑफ S0 को Z0 मान लूं, तो कैन आई से कि log ऑफ ST इज एक्चुअली नथिंग बट जनरल ब्राउनियन मोशन, log of ST is nothing but general Brownian motion, or ST is equal to e to the power ZT. This is your geometric Brownian motion. तो आपने अब तीन तरह के ब्राउनियन मोशन पढ़े। पहला क्या पढ़ा आपने, स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन। दूसरा क्या पढ़ा, जनरल ब्राउनियन मोशन। ये लास्ट चीज जो पढ़ी आपने दैट इज योर ज्योमेट्रिक ब्राउनियन मोशन। यहाँ पे एस को बोला गया कि एस इज योर ज्योमेट्रिक ब्राउनियन मोशन, या फिर एक नाम और दिया जाता है लॉग नॉर्मल मॉडल ऑफ रिटर्न्स, लॉग नॉर्मल मॉडल ऑफ रिटर्न्स। तो दिस कंप्लीट्स आज की क्लास। ब्राउनियन मोशन अपना खत्म है। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे अपना मार्टिनगेल्स। थैंक यू।